बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। सेनेट में आज फिर हुकूमत 3 बिल्स पास करवाने में कामयाब हो गई है। इससे पहले जब स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास हुआ था उस पर काफ़ी अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना जो सेनेट में जो ओहदा था उससे इस्तीफ़ा भी दिया था। उसके बाद में काफ़ी मुलाकातें हुई, 6 मगोइयाँ भी हुई, लेकिन आज फिर से 3 बिल्स हुकूमत पास करवाने में कामयाब हुई। सूरत हाल उसी तरह की पैदा हुई। 29 वोट अपोजिशन और 29 वोट हुकूमत के पलड़े में आए। फिर चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डालकर बिलों को पास करवाया। हुकूमत गिराने की बातें करने वाली अपोजिशन सियासी तब्दीली के लिए कितनी संजीदा है, इसके अलावा अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। तो हुकूमत ने भी अब अपने पत्ते शो करना शुरू किए हैं, अपनी तैयारी शुरू की है। ज़राए बता रहे हैं कि इत्तेहादियों को मजीद वजारतें दी जाएंगी और इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादों को भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। तो इत्तेहादियों को जो हुकूमत ने वजारतों की पेशकश की है, क्या ये सियासी रिश्वत है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के मुतादिद सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है, जिनमें हलीम आदिल शेख और नायब सदर अली जुनेजो तक के नाम शामिल हैं। मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती तंजीमी ढांचा क्या इतने सारे इस्तीफ़ों के आने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट रजा रूबी साहब भी हम स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार गरीदा फारूकी साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, सेनेट में अक्सरियत के बावजूद आज फिर 3 बिल्स हुकूमत ने पास करवा लिए, जबकि अक्सरियत अपोजिशन की है। क्या अपोजिशन सियासी तब्दीली के लिए संजीदा है? सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। 57 जहां मेंबरान हों, मेरा ख्याल है 57 है या 53 हैं, और अपोजिशन जो जो हुकूमती पार्टी है उसके अरकान कम है, 47 के करीब या 43 इस तरह करके नंबर है। कुछ मुझे इस मिक्स इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इस मिक्स के साथ जो जो अपोजिशन है उसको हर वोट उसके हक में जाना चाहिए। अगर 29 वोट जिस तरह आप हमें बता रहे हैं कि आज हुए हैं दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों बिल्स के ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग आज अपने सेनेट के सेशन में मौजूद नहीं थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग सेनेट के सेशन में आते क्यों नहीं है? क्या इनका जो विप्स हैं, इनके रिस्पेक्टिव विप्स पार्टीज़ के, वो उनको अपना उन्हें मूव नहीं कर पाते, उनको बुला नहीं पाते, या ये कि वो लोग समझते हैं कि सेनेट के जो बिल्स हैं इनको वैसे ही होना है। उसके अंदर एक तो IMF का रिकमेंडेड बिल है जिसमें ओगरा की अथॉरिटी के बारे में है। वो IMF की एक शर्त है, वो पता है उनको कि चाहिए करना है ताकि हम IMF से जो लोन हमने दिया है, जो ट्रांश आनी है, वो हम ले सकें। आ तो गई, लेकिन जो बाकी रह गई है वो भी, तो ये भी एक किस्म की कंडीशन थी जिसको पूरा किया जा रहा है। दूसरी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है हुकूमती सतह के ऊपर और आम तौर पर पाकिस्तान की माशी ज़रूरत के मुताबिक, जिसका मतलब ये है कि जो RLNG मंगवाई जाती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो बाहर से मंगवाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, और फिर उसको जब मिलाया जाता है डोमेस्टिक गैस के साथ जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं मुल्क के अंदर, तो उनके प्राइस स्ट्रक्चर्स में बहुत फ़र्क है। तो उनको किस तरीके से जब आपस में मिक्स किया जाएगा दोनों गैसेस को, तो फिर उनकी प्राइस स्ट्रक्चर किस तरीके से एक कॉमन प्राइस स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है या एक दरमियाना कॉमन स्ट्रक्चर। तो मेरा ख्याल है बिल तो दोनों ज़रूरी थे। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी? अगर ये अंडरस्टैंडिंग है और इस वजह से अपोजिशन के अरकान कुछ मौजूद होते हैं और बहुत सारे मौजूद नहीं होते, तो फिर तो मेरा हाल है एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है कि ये कर लेना देना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मईशत नहीं चलेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे हुकूमत गिरने का ताल्लुक है या हुकूमत को गिराने का ताल्लुक है। वो ज़ाहिर है कि एक बिल अगर पास नहीं होता तो उससे आपकी मईशत के अंदर मुश्किलात आ सकती हैं, आपकी हुकूमत गिरने के चांसेस मुझे लेकिन कोई अपोजिशन नज़र नहीं अपोजिशन आते। हुकूमत गिराने की बातें तो कर रही है ना, यूनिटी हाँ, और सेनेट में शो नहीं कर पा रही। नहीं, सिर्फ इस एक बिल की वजह से तो हुकूमत नहीं गिरेगी ना। हुकूमत तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं अदम एतमाद लेके आएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नेशनल असेंबली में होगा। नेशनल असेंबली के अंदर अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करेगा लीडर ऑफ द हाउस, तो फिर उसके बाद फिर उसकी मेजॉरिटी ख़त्म होगी, तो वो तो एक अलहदा सिलसिला है। सेनेट तो अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए, सेनेट तो हमेशा रहती है, और इस सेनेट ने बाहर सूरत कुछ बिल्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने पास करने हैं, जो नेशनल असेंबली से पास हो जाते हैं। ये बिल्स नेशनल, ये वाले बिल्स नेशनल असेंबली से पास होकर सेनेट में गए हैं। तो जाहिर है कि अगर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऑपोजिशन को जा रहा है इस वक्त, तो दे दिया जाए। दूसरा, एक मेरे ख्याल में क्या उनके यहाँ डिवीजन भी है कुछ PPP और
पीएमएलएन के अंदर कि दोनों ने अपने सेपरेट लीडर्स बनाए हुए हैं सेनेट के अंदर, इस वजह से भी कोई आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का मसला है। तो ये मिल मिला के मुझे लगता है रादर देन कि बहुत बड़ी कोई ना हुकूमत गिरनी थी, ना उनकी अपोजिशन में कोई कमी की सख्त इंटेंसिटी में कमी है, क्योंकि वो तो अभी नेशनल असेंबली में जब लेके आएंगे तो वोट ऑफ अगर नो ये कॉन्फिडेंस जो आपने तो फिर सेपरेशन पता की चलेगा। बात की पीएमएलएन और पीपी की, हम समझे कि अपोजिशन सियासी तब्दीली के लिए संजीदा नहीं है? सियासी तब्दीली के लिए संजीदा तो है, और उसकी वजूहात बहुत वाज़ेह और क्लियर हैं कि क्यों है। ये समझ आने मतलब वो एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल संजीदा तो है और वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन ये दूसरी बात है कि उसके बाद के इनके पास कोई प्लान नहीं है। कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा अगर इसको हटा देंगे? बनना भी चाहता है कि नहीं बनना चाहता है इन हालात के अंदर? साल डेढ़ साल के अंदर जो मुश्किल तरीन हालात हैं जिसमें मईशत है इस वक़्त, इसको क्या प्लान है उनके पास और कौन लेके आगे निकल सकता है इस पोज़ीशन में से? जी, ये वो सवालात हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है। और ज़ाहिर है उससे सबसे पहले नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स पूरे होंगे तो उसके बाद तो मेरा ख़्याल है कि ये बहरहाल वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, उसके ठीक। ऊपर अदम हुक्म जब आएगा, अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो फिर पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। लेकिन सेनेट के अंदर जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जिसका सवाल है, मेरा नहीं ख़्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नेगेटिव पड़ेगा। मैसेज अपोज़िशन के ठीक। सिलसिले में जाते हैं। सज्जाद मीर साहब, आज फिर सेनेट में 3 बिल्स हुकूमत ने मंजूर करवा लिए हैं। सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन संजीदा है? वो बात तो दूसरी है, लेकिन पहले इस बात का तजिया कर लिया जाए कि इसका मफहूम क्या है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बिल पास किए गए जो हमने स्टेट बैंक के बारे में पास जी। किया, उससे पहले चेयरमैन के इंतखाबात में ही पता चला कि अपोजिशन मेजॉरिटी में होने के बावजूद नाकाम रही, चेयरमैन के इंतखाब में भी, और उससे पहले जब चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी उस वक्त भी। जी। इन तमाम सूरत हाल से ये पता चलता है कि कम से कम सेनेट का अदारा जो है वो नाकाम हो चुका है ये बताने के लिए कि जो उसकी मेजॉरिटी है सेनेट में वही जाहिर होगी। ये कि पहले कहा जाता था, हमारे यहाँ कहा जाता था कि फाटा के अरकान जो है वो अमूमन हुकूमत के साथ मिल जाते हैं। फिर बलूचिस्तान के अरकान के बारे में कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि ये खास तौर पर सेनेट में इन लोगों की मेजॉरिटी को आप इधर उधर कर लें तो मामला तय हो जाता है। लेकिन इन दिनों में जो सूरत सामने आई है उसमें पंजाब के भी और सिंध के भी जो सेनेटर थे उनके भी इधर उधर खिसकने की बात समझ आती है। सेनेट को जो एक चेक एंड बैलेंस के लिए बनाया गया एक अदारे को, जिसका मतलब था कि तमाम अकाइयों की बराबर नुमाइंदगी होगी या उनकी उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी, वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा और सेनेट एज ए बॉडी कामयाब नहीं हो पा रही। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जमहूरियत नाकाम हो रही है कि आपने चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम रखा था वो चल नहीं पा रहा। फिर दो वानी मुकन्ना का फ़ायदा क्या है? ये बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दूसरी बात ये है कि क्या, जैसे कि शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि शायद अपोजिशन ने भी इसमें कंसीड किया हो, ये दूसरी बात यही अहम है कि क्या हमारी हुकूमत नहीं, क्या हमारी रियासत उनमें है, उन तमाम तब्दीलियों की हमायत में है जिस पर कौम के अंदर, मुल्क के अंदर आवाज उठाई जा रही है। IMF का एजेंडा है गोया स्टेट बैंक का, ये ओगरा की बात या मालूम बात गैर, ये सारी जो बातें की जा रही हैं कि हमने शर्तें मान ली हैं, क्या इस मामले कुछ भी कह लीजिए, अपोजिशन, हुकूमत, रियासत, असास अदारे सब जो है वो सेम पेज पर है और वो ऐसा मैनेज कर लेते हैं कि बिल पास हो जाता है। तो मैनेज करना जमहूरियतों के अंदर क्या वही खेल खेला जा रहा है? जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, कामयाब करने के लिए नहीं, बाकी रखने के लिए इस खेल की जरूरत है। हम फैक्टर्स की बातें माने, IMF की बातें माने, दुनिया को भी जो दिखाना है वो करें, चाहे उस पर कौमी मफाद कुर्बान होता हो, चाहे कौम की अक्सरियत के खिलाफ हो, चाहे हो, लेकिन अंदर से हमें ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि उससे पास होना पड़ता है। दूसरी बात तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं आए थे इस बार, पता नहीं क्या हुआ इस बार। ये कम अज कम हुआ कि हुकूमती अरकान की तादाद कम थी, बिल डेफर कर दिया गया और फिर पेश कर दिया गया, और दोनों बात यह हुआ कि चेयरमैन को वोट देना पड़ा, जो गैर मामूली सूरत हाल हुआ करती है। तो मुझे इसमें सेनेट के अदारे के तौर पर सवालिया निशान नजर आता है। इससे मैं जमहूरियत की नाकामी कहूँ या ना कहूँ, लेकिन सवालिया निशान वहां भी पैदा होता है। और तीसरी बात यह है कि हमें मान लेना चाहिए कि हम कौमी मफादात के नाम पर जो कुछ भी कहते हैं, दरअसल हुकूमत, रियासत, अपोजिशन, जितने भी अदारे हैं वो सेम पेज पे हैं, वो इन चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं। अब लोगों को भी, हम जैसे अवाम को भी सोचना चाहिए कि अगर ये बड़े लोग इस तरह सोचते हैं तो हम क्यों खामखा की मुखालफत कर रहे हैं।
कि IMF का पिट्ठू ना बनाओ या फैटफ के से ज्यादा दबाव में ना हो, वगैरह वगैरह जो कुछ बातें की जाती हैं, और अपने आप का सौदा करने तो मीर साहब, अगर अपोजिशन भी रियासत के साथ है तो जो तब्दीली की बातें हो रही हैं, अपोजिशन तब्दीली के लिए संजीदा नहीं है? मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की नहीं। ठीक, अपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं है, रियासत के साथ है। तो आपका रियासत का कंसेंसस आपका जवाब हम क्या समझे? अपोजिशन सियासी तब्दीली के लिए संजीदा है? ये तब्दीली उन्होंने सेनेट में थोड़ी लानी है। तब्दीली आएगी तो वो कौमी असेंबली में आएगी, जिस तब्दीली का आप जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए सेनेट के मामले में वो लेकिन मीर साहब, यहाँ पर इत्तेहाद शो नहीं किया जाएगा। शहनाज चौधरी साहब ने भी कहा कि पीपी और पीएमएलएन में आपस में कुछ लगता है कि सेनेट में मुखालफत है। अगर वही इत्तेहाद ही शो करेंगे तो कौमी असेंबली में कैसे बात आगे बढ़ सकेगी? रिफ्ट यकीनन मौजूद है, वो वहां भी मौजूद रहेगी। और अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो तहरीक वहां पेश करेंगे नो कॉन्फिडेंस की पास होगी कि नहीं होगी, उसमें बड़े इफ एंड बट्स हैं, और उसके लिए बहुत सी कौमी मफादात उसमें बहुत सारे शामिल हैं। कौमी मफादत को विद इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए और बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, गरीदा साहिबा, सेनेट में अक्सरियत के बावजूद आज फिर अपोजिशन को शिकस्त हुई है। क्या ये अपोजिशन सियासी तब्दीली के लिए संजीदा है? देखिए जवाद कमाल साहब, आपने और आपके प्रोड्यूसर ने और आपके प्रोग्राम ने ये वाला सवाल डाल के ना हम सारे पार्टिसिपेंट्स को मुसीबत में डाल दिया। जैसे आज चेयरमैन सेनेट ने कहा ना कि जब ये बिल पेश हुए, जो कि बज़ाहिर इतने कोई इंपॉर्टेंट बिल में इन द सेंस कह रही हूँ कि आवाम के साथ बराह रास्त उनका कोई खास ताल्लुक नहीं था। एक ऑयल एंड रेगुलेटरी का था, उसमें शायद 2 तरमीम थी, दूसरा कोई इकरा एलाइड हेल्थ का था, और मेरा ख्याल है कि ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो है वो बिल थे। सो इसका कोई अवाम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पाया जाता था। हाँ, जो ओगरा का तरमीमी बिल है उसका IMF की शराइत के साथ ताल्लुक है। ये अपोजिशन का बयानिया है, ये अपोजिशन का इल्जाम है, जबकि हुकूमत कहती है कि नहीं जी, हम इदारों को खुद मुख्तार कर रहे हैं, इदारों को ऑथराइज कर रहे हैं, उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको आजाद बना रहे हैं, विफाक का मरकज का उन पे कंट्रोल जो है वो कम कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन कह रही है, उनका जो बयानिया, उनको जो एतराज था वो ये था कि जी आप सारे के सारे इदारे विफाक का कंट्रोल, विफाक का जो चेक एंड बैलेंस है उन पे वो खत्म करते जा रहे हैं। अब जब ये बिल पेश हुए हैं, जब ये तरामीम पेश हुई हैं, तो वहां पे अपोजिशन के भी 29 और गवर्नमेंट के भी 29 वोट निकल आए, जबकि अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है। तो उस पर फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जी आपने तो मुझे आज एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया, मुझे वोट डालना पड़ेगा। तो वो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट डाल दिया ट्रेजरी बेंचेस के पलड़े में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये पास करवाने में कामयाब हो गई। तो वही जवाद कमाल साहब, आपने हम पार्टिसिपेंट्स को भी मुसीबत में डाल दिया है कि वहां पे नाकाम होती है अपोजिशन, और यहाँ पे जो है ना वो सूरत हाल का तजिया हमें करना पड़ जाता है कि जो अपोजिशन का मूड क्या है, ऐवान के अंदर क्या मूड है, मैदान का मूड क्या है, ऐवान से बाहर का मूड क्या है। अब जहां तक ऐवान बाला की बात है, सेनेट की आज आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गैर संजीदगी है और बहुत बड़ा एक लैप्स है अपोजिशन की स्ट्रेटजी के हवाले से। अब अपोजिशन इसमें जो टेक्निकल पॉइंट दे रही है, वो कह रही है कि जी ये तरामीम जो आई थी, ये बिल जो आए थे, ये तो डेफर कर दिए गए थे, ये मौखर कर दिए गए थे। भाई अब आप कितने अरसे तक ये रोना रोते रहेंगे कि जी हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर दी, और आप कितने अरसे तक ये इस बात को डिफेंड करते रहेंगे कि जी हमारे नंबर्स क्यों पूरे नहीं थे। ये तो अपोजिशन को बताना पड़ेगा ना कि आज उनके सेनेटर्स क्यों मौजूद नहीं थे। ये सच है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये टेक्निकल बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्स जो है ना वो डेफर कर दिए गए थे, मौखर कर दिए गए थे। लेकिन जब चेयरमैन सेनेट ने देखा, जब ट्रेजरी बेंचेस ने देखा कि अपोजिशन के लोग ही नहीं है, तो उन्होंने फौरन से बिल ठक करके वो वहां पे ले आए कि जी अपोजिशन के तो नंबर्स ही पूरे नहीं है। तो अपोजिशन खुद से ये क्यों प्रोवाइड करती है, ये एक लैप्स या एक लकूना या एक रूम क्यों प्रोवाइड करती है कि हुकूमत जो है वो अपनी स्ट्रेटजी या हुकूमत अपनी चालाकी से या अपनी होशियारी से वो अपोजिशन के नंबर्स कम हैं। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी गैर संजीदगी है, क्योंकि कौम के जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं इन इजलासों पे, और आप अपने अपने हलकों के अवाम का जो है, ठीक है सेनेट बराह रास्त अवाम से नहीं मुंतखब होके आती, लेकिन कौमी असम्बली के लोगों से मुंतखब होके तो आती है ना, जिनके पीछे अवाम का वोट होता है। तो आप अवाम की नुमाइंदगी के लिए, आप सूबों की नुमाइंदगी के लिए वहां बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे ही इतने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो जाया किए जा रहे हैं इजलासों पे, लोग आपके आते नहीं है, बंदे आपके आते नहीं है, वहां पूरे TADA वो पूरा लेते हैं, तनख्वाहें वो पूरे लेती हैं अपने के। तो ये अपोजिशन को जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर आप हुकूमत गिराने के लिए ऐवान से बाहर तो बड़े संजीदा हैं, लेकिन ऐवान के अंदर आप इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को मजीद हॉन्ट करेगा। कम से कम इतना तो आज था
के जो अपोजिशन लीडर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो आज ऐवान में मौजूद थे। वो कम से कम गैर हाजिर नहीं थे, तो कम से कम इतना तो हो गया। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो वहां पे गैर हाजिर थे अपोजिशन के, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आज कामयाब हो गई है। का पैंतरा अपोजिशन का चलता रहा तो उनको ऐवान के अंदर मजीद सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ हुकूमत के भी। तो हम इसे हुकूमत के तो खैर ऑपोजिशन की गैर तंज होंगे संजीदगी ना। ले सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100% मैं कहती हूँ कि ऑपोजिशन की गैर संजीदगी है ऐवान के अंदर, और वो भी सेनेट जैसे ऐवान में, जो कि एक बड़ा संजीदा ऐवान है और जहाँ पर डिबेट ही इसलिए होती है कि हुकूमत के जो गलत काम है या जो बिल कौमी असम्बली से गलत पास होके आए हैं, अगर ऑपोजिशन की वहां पे अक्सरियत है तो आप इसीलिए बैठे हैं ना कि आप वहां पे फिल्टर लगाएं। तो ये तो आप फिर सीधा सीधा मुकमुका कर रहे हैं ऐवान के अंदर। ऐवान से बाहर मैदान के अंदर आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन ऐवान के अंदर तो आप मुकमुका कर रहे हैं, और सवालात तो फिर इकट्ठे होंगे, सवालात तो जन्म लेंगे कि जी आप फिर अदम एतमाद किस तरह लेके आएंगे अगर आपके ऐवानों में आपके बंदे ही पूरे नहीं होते। तो यही ना हो कि जब आप अदम एतमाद लेके आए, आप इत्तेहादियों के और पीटीआई के अपने वोटों के तो दावे कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने बंदे ही खिसक जाएं। तो ये ठीक। सवालात तो डेफिनेटली होंगे, और ये सेनेट में डेफिनेटली ऑपोजिशन की जो है गैर संजीदगी है और एक बहुत बड़ा लैप्स है ऑन देयर पार्ट। ठीक, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अदम एतमाद की बात हो रही है, हुकूमत ने भी अब इस हवाले से तैयारी शुरू कर दी है। इत्तेहादियों को वजारतें और उनकी तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए उन्हें कह दिया गया है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है और इत्तेहादियों को खुश करने का फैसला किया गया। उन्हें मजीद वजारतें दी जाएंगी और उनसे किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। सज्जाद मीर साहब, क्या समझते हैं आप, क्या ये सियासी रिश्वत है? नहीं, हुकूमत को यही करना और कुछ चारा नहीं है, लेकिन इससे हुकूमत की एक कमजोरी भी जाहिर होती है। उनके इत्तेहादी उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए गए, उनके वादे अब पूरे किए जाएं। एक तो इसका ये तासुर। सज्जाद मीर साहब वापस आते हैं आपकी तरफ। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। मिलता है कि उनको ठीक, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा दोबारा। गरीदा साहब, आप क्या समझते हैं, इत्तेहादियों को वजारतों की पेशकश क्या सियासी रिश्वत? जी बिल्कुल, ये सियासी रिश्वत है। मेरा जवाब इसमें हाँ पे होगा, क्योंकि देखें अभी एक आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि वजीर आजम इमरान खान गए हुए थे लाहौर, लेकिन वहां पर वो अपने इत्तेहादियों से नहीं मिले, जबकि खबरें ये आ रही थी कि वो काफ लीग से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन वो अपना बस एक सरकारी किस्म का दौरा, जिसमें उन्होंने लाहौर के मामलात को देखा, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, बाकी इंतजामी मामलात को देखा, चौधरी बरादरान को उन्होंने इग्नोर किया है, उन्होंने डेलिबरेटली निगलेक्ट किया है। हालांकि हो सकता था और डेफिनेटली होना चाहिए था कि इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल हो चुकी है लाहौर में, तो जो गर्मा गर्मी और गहमा गहमी हो चुकी है वहां पे मुलाकातों की, और काफ लीग से तो बाकायदा अब एतमाद के वोट के लिए सपोर्ट मांग ली है ऑपोजिशन ने। तो होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुलाकात करते काफ लीग से, चौधरी बरादरान से, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। और एक बात आप मद्देनजर रखें कि जो काफ लीग है और जो चौधरी बरादरान हैं, बड़े रख रखाव वाले और बड़े अदब लिहाज वाले और सियासी रवादारी वाले और बड़े मेल मुलाकात करने वाले लोग हैं वो। ठीक है, उनकी नून लीग मुखालिफत थी, जितनी भी मुखासिमत थी, लेकिन 14 साल के बाद आफ्टर 14 ईयर्स का गैप वो मिले जरूर हैं, क्योंकि यही सियासत होती है कि आप बेशक मुखालिफत करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मुलाकातों की और आपको एक साथ चलने की जो है राहें जो है वो खुली रखनी पड़ती हैं। तो चौधरी बरादरान ने डेफिनेटली नोट तो किया होगा कि बावजूद इसके कि मुन सिलाही के जरिए हमने एक पैगाम भिजवाया है कि घबराना नहीं है और काफ लीग वजीर आजम के साथ खड़ी भी है, बट उसके बावजूद वो मुलाकात नहीं कर रहे। तो अब जाहिर है वजीर आजम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये जो खबर आई है कि जो उनको वजारतें दी जाएंगी मजीद और बाकी उनके काम भी किए जाएंगे। काफ लीग का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त वजारत का नहीं है, क्योंकि अब देखिए बाकी 1.5 साल रह गया है। इस 1.5 साल में कोई वजीर बन के, वजीर की तनख्वाहें लेके, झंडा लगा के गाड़ी के ऊपर अपना, या गाड़ियां लेके या बाकी मराहत लेके वो क्या अफोर्ड कर लेगा। अभी काफ लीग ने थोड़ा बहुत एक एहतजाज तो किया है पेट्रोलियम मसनूआत की जो बढ़ी है, और बड़ी ही कोई क़यामत खेज किस्म का ये इजाफा हुआ है, लेकिन इस पे
मैं अपोजिशन को भी जिम्मेदार ठहराऊंगी कि देखिए जी अपोजिशन ने भी रिवायती तौर पे सिर्फ ट्वीट्स करके जो है मामला ठंडा कर दिया। ना अपोजिशन कोई इस पे सड़कों पे निकली है, ना कोई एहतजाज किया है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि अवाम भी 2 दिन रो पीट के, ताने दे के, कोसने दे के, आंसू बहा के या जो भी बद्दुआएं दे के हुकूमत को आखिर वो इसी रेट पे पेट्रोल भरवा रहे हैं। ना तो अवाम इसमें कोई एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, ना ही ऑपोजिशन का कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का लायामल नजर आया। सिर्फ ऑपोजिशन ट्वीट्स करने के लिए रह गई है। वो ट्वीट्स करके अपना जो है फर्ज निभा देती है, या बयानात कर देती है, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेती है। ऐवान की सूरत हाल तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप तो बिल्स रोक ही नहीं सकते, आप तो हुकूमत को रोक ही नहीं पा रहे, कारकर्दगी आपकी ये है। तो दूसरी तरफ हुकूमत को इसीलिए एतमाद है और इसीलिए वो ऑफर करती फिर रही है अपने इत्तेहादियों को, विजारतों की, और ये कि उनके काम हो जाएंगे। तो पहले मैं आपसे गुजारिश कर रही थी कि काफ लीग को एक तो वजारत चाहिए नहीं, और अगर चाहिए भी तो उनका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि 1.5 साल रह गया है बाकी पीछे। इस 1.5 साल में से जो आखिरी 6, 7, 8 महीने होते हैं वो तो एमएनएज एमपीएज वैसे भी अपने हलकों में गुजारते हैं। उस वक्त तो चूंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ खड़ा होता है, वो लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, जो थोड़ी बहुत उनकी जो है ना वो जो रंजिशें होती हैं वो दूर करते हैं। लेकिन अब काफ लीग ने जाना है अवाम के पास, और यहाँ पर ऑपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं ना तुर्क का पत्ता खेलते हैं। वो जब वो ये बात कहते हैं कि जी काफ लीग किस तरह से अवाम के पास जाएगी, वोट मांगने किस तरह जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो काफ लीग को भी नजर आ रहा है कि अवाम के पास और काम उनके हुए नहीं हुए। खासतौर पे पंजाब में, खासतौर पे काफ लीग के जो बड़े बड़े मेजर हलके हैं वहां पर अवाम के और अवाम के क्या काम होते हैं। अब इस पे डिबेट हो सकती है कि जी ये काम एमएनएस के करने वाले हैं कि नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ये सियासत में इसका सियासी मफाद, सियासी फायदे उठाए जाते हैं। जी मेरी गली पक्की करा दें, नालियां बनवा दें, फलां को नौकरी लगवा दें, माजरत के साथ वो ट्रांसफार्मर लगवा दें, बिजली का कनेक्शन लगवा दें, गैस के, मतलब छोटे छोटे काम, स्कूल में दाखिले करा दें बच्चों के। ये छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, बरादरियों के, जिनकी बिना पे फिर वो वोट देते हैं कि स्कूल बन जाए हमारे इलाके में, अस्पताल बन जाए। तो अब ये काम काफ लीग के रुके हुए थे बहुत अरसे से। दरमियान में कभी कभी हो जाते थे, जब भी काफ लीग जो है एतराजात करती थी या झंडी दिखाती थी या तड़ी देती थी तो काम उनके होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब देखें ना काफ लीग के अभी इजलास भी चल रहे हैं जी। अभी उन्होंने हतमी फैसला करना है कि हमने अपोजिशन के अदम एतमाद को सपोर्ट करना है कि नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप का इशाया हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हुकूमत जितना भी अपने इत्तेहादियों को लालच दे ले, लेकिन ये खबर भी सबके सामने है कि जहांगीर खान तरीन से हुकूमत के बड़े आला आला लोगों ने मुलाकात करने के लिए दरखास्त की है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। और जो वहां पर इशाया हुआ है उस इशाये में चीजें ओपन रखी गई हैं, और ओपन रखने का मकसद ये है कि एक तो बार्गेन किया जाए, और दूसरा जो है ऑपोजिशन से प्लान पूछा जाए कि जी आपका आखिर प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। लेट्स सपोज आप अदम एतमाद ले आते हैं। अच्छा, अदम एतमाद लाने के नंबर्स इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि 20% ऑफ द मेंबरशिप के आपको चाहिए होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके पास है। लेकिन आपकी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं होगी। तो आप मूव करवाने के बाद अगर ये कामयाब हो जाती है, दैट्स अ वेरी बिग इफ, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो अभी तक तो अपोजिशन ने कार्ड्स अपने बिल्कुल सीने से लगा के रखे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि काफ लीग को या इत्तेहादियों को जितनी भी वजारतें या जितनी भी सियासी रिश्वत ऑफर कर दी जाए, लेकिन जहांगीर खान तरीन के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर वो चले जाते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिशन और पीटीआई के अपने लोग जैसे कि ऑपोजिशन क्लेम कर रही है कि हमारे साथ है, तो फिर मुश्किलात होंगी। तो ये सियासी रिश्वत जो है शायद इस वक्त बहुत ज्यादा कामयाब भी ना हो। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, इत्तेहादियों को वजारतों की पेशकश आप भी समझते हैं सियासी रिश्वत है? अच्छा, ऐसे वक्त में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद आता है। किस लिए? इसलिए कि अगर वो एक वोट की अक्सरियत के साथ भी एक आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है, आगे आ जाता है, तो फिर उसको किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं रहती। वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, वो वज़ीर जिनको लगाना चाहता है लगा लेता है, कैबिनेट बन जाती है और वो हुकूमत अपना काम कर सकती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम बहुत डिबेट करते रहे हैं पिछले दिनों के अंदर, और ये ढूंढते रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट क्या है। और हमने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेस्ट है, क्योंकि हमारा 73 का आइन जो है वही इस बुनियाद पर, इस कंसेंसस पे बना हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि जो मुश्किल से हमारा कंसेंसस हुआ, इत्तेहाद हुआ, इसी के ऊपर चलना चाहिए।
अब प्रॉब्लम ये है इस किस्म की सियासत के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि उसके अंदर कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। ये कोलिशन गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बनती, ये जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर बनती हैं। अभी चंद अरसा पहले डेविड कैमरॉन कंजर्वेटिव्स और टोरीज के प्राइम मिनिस्टर जब बने इंग्लैंड के अंदर, यूके में, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, तो लिबरल डेमोक्रेट जो हैं निकोलस क्लेग को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ गया। अब ये सियासी रिश्वत उसको देनी पड़ गई ताकि उसकी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाए जो कि लेबर के मुकाबले में, और वो हुकूमत बना पाए। लिबरल डेमोक्रेट्स को भी कुछ थोड़ी बहुत अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा कि हम तो कंजर्वेटिव के साथ मिल रहे हैं और इसलिए जब मिलेंगे तो हमें भी कुछ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कुछ को कहते हैं कुछ ले कुछ दे, कहीं जोड़ तोड़, आपस में मेल मिलाप, हाथ मिलाना ज़रूरी है। हाथ नहीं मिलाएंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगा कैसे? आपको बिल पास कराने हैं, बिल पास कराने के लिए आपस में गुफ्तगू करना लाजमी है। ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाइए, मिल के चलिए। ये सारी बातें याद आती है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको कहीं चलना पड़ता है। अब आप उसको सियासी रिश्वत कह लीजिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पार्लियामेंट में जो करनी पड़ती है। आप ये कह लीजिए कि कुछ भी और नाम दे लीजिए कि ये तो हारी हुई हुकूमत है या आखिरी पत्ते खेल रही है इसलिए ये कर रही है वो कर रही। लेकिन वो जो भी हो, उसकी और हुकूमत की नाकामी, नाअहली, नालायकी की बेशुमार और वजूहात हैं, और हम उसके ऊपर अब तो हम उसके ऊपर दीवान छाप सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पुट दैट असाइड, असूल और प्रिंसिपल की बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पर चलना पड़ता है। अब जो गवर्नमेंट कर रही है या ये जो उन्होंने सोचा है, मुझे नहीं पता किस किस को वजीर बनाने का सोच रहे हैं, वो सारे इत्तेहादी हैं या गैर इत्तेहादी हैं, लेकिन बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे इलाकों के लिए तो वोट चाहिए होगी, कोई ना कोई ट्रिगर करना होगा, कोई मुहर्रिक चाहिए होगा, उसके लिए वजारत देंगे और उसकी बुनियाद पे बोलेंगे कि आप जो पीटीआई के सपोर्ट के लिए आप लोगों को मूव करें, और वहाँ से खुद भी उनके भी लोग इलेक्ट हों और पीटीआई के लोकल बॉडीज़ के अंदर इलेक्शंस हों। तो हम डिसाइड कर लें वंस फॉर ऑल कि हम किस किस्म की हुकूमत और किस किस्म की सियासत, ये सियासत का एक हिस्सा है। सियासत तो वो है जो पिछले सवाल में हम बात कर रहे थे कि ओगरा का जो मसले हैं, ये जो आईएमएफ के पास जाना है बार बार, इसका क्या किया जाए? सियासतदानों को इस पे फोकस करना चाहिए। 30 अरब डॉलर आपको सालाना वापस करने हैं, 15 उसमें से वापस करने हैं, 15 आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जी। तो अब मुझे तो इनको ये डिटरमिन करना है, और कम से कम 127 अरब डॉलर का आपके ऊपर बोझ है सिर्फ इनका डेट का, जो कि आपने उधार लिया हुआ है दुनिया भर से, तो उसको वापस करना है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो अब मुझे ये फरमाइए कि ये यहाँ पे सियासत को काम करना चाहिए मिलके, ये सेनेट और नेशनल असेंबली और बाकी लोगों को, वो सियासत होगी। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सियासत के फ्लिम्जीज हैं, बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। हमारे लिए यही सियासत बन गई है, ये हमारी बदकिस्मती है। तो अब हम समझे ये सियासी रिश्वत है जो ऑफर की जा रही है? नहीं, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, रिश्वत नहीं। सजाद मीर साहब। हेलो जी। जी सर, इत्तेहादियों को वजारतों की जो पेशकश है, आप समझते हैं ये सियासी रिश्वत है? असल में अब बहस बहुत एक और रुख पर चली गई है, और वो ये कि सदारती निज़ाम ठीक है या पार्लिमानी निज़ाम ठीक है। सदारत चौधरी साहब ने इस बहस को ये रुख दे दिया है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के बारे में भी बड़ा क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट फोरम जो पार्लिमानी निज़ाम है, नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया था। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि क्लियर नहीं किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहस भी, और हमें समझ लेना चाहिए कि जब सदर अमेरिका का भी जब कोई बात बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज करता है, वहाँ पार्टियां मजबूत हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन मजबूत पार्टियां हैं। उन्हें उनके अंदर ना उनके कोई लोग बिकते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, ना लॉबीज उन पर काम करती हैं, लेकिन उसके अलावा उन पर कोई दबाव नहीं होता। पार्लियामानी सिस्टम की ये एक खूबी यही गिनी जाती है कि अगर आपकी हुकूमत का सरबराह आपको सूट ना करता हो मिड टर्म में भी, तो आप पार्लियामेंट के अंदर उसको डिसीट कर सकते हैं। यहाँ वो नहीं कर सकते भाई, इतना फर्क है। इसके अलावा दोनों सिस्टम में बुनियादी तौर पर अपनी रूह के मुताबिक वो फर्क नहीं है जो हमारे यहाँ समझा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी सदारती निज़ाम आया है वो फौजी डिक्टेटर लेकर आए हैं, और उनका एक खास सफ़र होता है हुकूमत करने का। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन ये जो सूरत पैदा हुई है इस वक्त, जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सियासी रिश्वत है कि नहीं है, पहली बात तो ये कि हुकूमत का इतराफ़ है कि उनके इत्तेहादियों को शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि उनके काम पूरे नहीं हुए, उनसे जो वादे किए थे वो वफा नहीं हुए, उनसे जो कहा गया था वो पूरा नहीं कर सके हमें, तो अब हम कर देंगे।
और उनके वादे वफा करेंगे। अब एक बार फिर वादा कर लेते हैं कि हम आपसे बेवफाई नहीं करेंगे, और उसके साथ कुछ हम दे दिला देते हैं। और क्या देने को है हमारे पास? यही वजारतें हैं ना। अच्छा, वजारतें तो बहुत हो गई, अब हम यूं करते हैं कि वो जो छोटा वजीर होता है ना, वो उनको कुछ लोगों को बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कहा गया कि ये अब आखिरी दिनों में ये चलने वाली बात नहीं है। किसी ने झंडा लगाना हो तो दूसरी बात है, और अगर उसके जरिए से आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जीते जा सकते हैं, तो ये मुश्किल बात है। 4-5 दिन पहले मैं एक डिनर में था, और वहाँ कोई 16-17 लोगों से ज्यादा नहीं थे। बाद में मालूम हुआ कि वहाँ तो 4-5 सूबाई वजीर भी थे, और मैं खासा लोगों को जानता पहचानता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि वुज़रा भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। इतना अहम इजलास है, इतने अहम लोग हैं, इतना अहम खाना है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो वजीरों की अब वो अहमियत भी नहीं रही है कि वो अपना दबाव डाल करके अपने इलेक्शन जिता सकते हैं, बल्दियाती हों या कुछ हों। और किसी को इतनी भी नहीं पड़ी हुई कि चंद दिनों के लिए झंडा लहराने के लिए वो लोगों में अपनी बदनामी भी मोल ले। अगर वो समझता है कि हुकूमत का साथ देने से अब वोट हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, जैसे जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने ये कहा और शिकायत की कि ये बड़ा मुश्किल काम है। मीर साहब, सियासी रिश्वत कह ले, या ये रिश्वत भी नहीं है, ये तो क्या है, ये कोई लेगा रिश्वत से? रिश्वत तो होती है जिसको लेने के बाद कोई काम कर दे। मुझे नहीं लगता कि ये इस पर वो खुश हो जाएंगे लेकर इसको पॉकेट में अपनी, कि जी हम झंडा लगा लिए, हमने काफी हो गया हमारे। मेरे ख्याल में बहुत लेट हुकूमत ने सोचा जो भी सोचा है, और उसके सारे हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम से पहले। वो बहुत से काम बहुत ताकीर से कर रहे हैं, और उन्हें बहुत से काम पहले कर लेने चाहिए जो वो नहीं कर पाए। ठीक, बिल्कुल, आपका भी जवाब आया। ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीटीआई सिंध के मुतादिद सीनियर जो रहनुमा है उन्होंने अपने पार्टी उहदों से इस्तीफे पेश किए हैं। क्या हुकूमती तंजीमी ढांचा तब्दील हो रहा है? ब्रेक के बाद फिर बात होगी। वेलकम बैक। पीटीआई सिंध के मुतादिद सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी उहदों से इस्तीफा दिया है। क्या हुकूमती तंजीमी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है? सज्जाद मीर साहब, सिंध में तो पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा है ही नहीं। जो पुराने पीटीआई के लोग थे, मैं तो उनमें से सिर्फ आरिफ अलवी को या नजीब हारून को या ये फरदौस क्या नाम थे उनके, इनसे वाकिफ हूँ। बाकी लोग तो खैर जो आए हैं वो साथ या तो मुल्क से बाहर से आए हैं, या अचानक हालात के तहत उनको इंडक्ट किया गया है। में इकट्ठी हो सकती है, मर्ज कर सकती। आरिफ अलवी चले गए, सदर हो गए। नजीब हारून को मेन स्ट्रीम में लाया नहीं जा सका, वो एक भले आदमी थे। बाकी लोग भी थे, हलीम आदिल शेख जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो कभी पीटीआई के जिस किस्म की सियासत ये करते हैं जी, वो पीटीआई अपनी तमाम अपने अंदाज के बावजूद वो उसको सूट नहीं करती। वो एक खास तरह की सियासत थी जो वो किया करते थे। मैं उनको कोई 30 साल से देख रहा हूँ, एक नौजवान पॉलिटिशियन के तौर पर जब उभरे थे, और उसके बाद भी देखता रहा हूँ। वो जो कि एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाते थे। छोटे मोटे उनके कारोबार थे, कुछ मामला थे जिस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता। वो इस किस्म की उन्होंने खूब रंग जमाया अपना अंदाज में, और वो रंग बिल्कुल पीटीआई का जितना भी बोल्ड रंग कह लें, वो फैसल वाबडा जैसा भी नहीं था, वो अली जैदी जैसा भी नहीं था, वो उससे बिल्कुल हटके था। कुछ देर चले, देखा कि कोई फायदा भी नहीं हो रहा इसका, मार कुटाई ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने भी जाना मुनासिब समझा। और वैसे सिंध के अंदर पीटीआई की एज पार्टी अभी तक वो स्टैंडिंग नहीं हुई जो एक सिंधी पार्टी की या कराची की पार्टी की हो सकती है। कराची के लोगों ने एक अल्टरनेटिव के तौर पर वोट जरूर दिए थे, लेकिन इंटीरियर सिंध के अंदर तो शाह महमूद कुरैशी अगरचे कहते हैं कि उसके बहुत से मरीज भी हैं, उधर जाते हैं, लेकिन सिंध में वो होल्ड उनके कायम नहीं हो सके। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक जमाने में नून लीग जब इक़्तिदार में थी, तो सिंध में भी उसका तबाह है ही नहीं जी। तबाह क्या होना है उसने? यानी तबाह होना तो फिर होगा कि ढांचा मौजूद ही नहीं। चंद लोग मौजूद थे जो पीटीआई के बिहाफ पे बोलते रहते थे, फिर कुछ लोग इलेक्ट हो गए थे। ठीक है, आपका जवाब आया। तरह से बात शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? पीटीआई सिंध के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं को इस्तीफे सामने आ रहे हैं, क्या हुकूमती तंजीमी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है? नहीं, हुकूमती वहाँ पर तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है ना सिंध में,
तो जाहिर है कि पीटीआई का तो हुकूमती ढांचा वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर तो पार्टी का ढांचा हो सकता है। पार्टी के अहम रहनुमा है, जैसे महमूद मौलवी साहब का इस्तीफा आया, वो वजीर आजम के मुशीर हैं, अली मादिल शेख साहब हैं, इसके अलावा जो मुतादिद इस्तीफे सामने आ रहे हैं पार्टी से, उसके लिए जो हुकूमती जो हुक्मरान पार्टी है अगर विफाक से ले रहे तो उसका जो तंजीमी ढांचा सिंध में है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। नहीं, हाँ, अगर पीटीआई सिंध की बात आप करते हैं तो उसका एक अलहदा, वी कैन ऑलवेज लुक एट दैट। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसमें देखिए वहाँ 3 ग्रुप बड़े वाज़े तौर पे सामने आते हैं। अली जैदी हैं वहाँ पर एक ग्रुप के, बल्कि उनको तो अभी रिसेंटली सदर मुकर्रर किया गया सिंध में पीटीआई का। उसके बाद फिर ये जो बाकी लोग जिनका नाम अपना ले रहे थे, मीर साहब, सजाद मीर साहब ले रहे थे। अच्छा, उसके बाद वाडा है, इमरान इस्माइल हैं, ये वो सारे के सारे, आरिफ अलवी साहब सदर बन गए। तो आपने ये देखा कि पीटीआई प्रैक्टिकली कराची में जहाँ इतनी ज़्यादा सीटें लेके आई, वहाँ पर भी तकरीबन अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर पाई है। तो जाहिर है कि अगर आपका तंजीमी ढांचा या आपके आपस में कोई वहाँ पर इत्तेहाद नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो आप कमज़ोर नज़र आएंगे, जो कि कमज़ोर कराची में बेइंतहा नज़र आई है पीटीआई। और इसका जाहिर है कि एक जो जवाब आपको या उसका रिजल्ट मिलेगा, वो जो आप वहाँ पे इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पीटीआई गालिबन वहाँ से। लेकिन साथ ही साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एमक्यूएम, जिसका कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गढ़ है, वो भी वहाँ पर अपने आप को उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है, बावजूद इसके कि उन्होंने इतना टाइम गुजरने के बाद, जो इतनी टाइम मिला उनको, उसके अंदर कोई ऐसी तंजीम साजी उनकी नहीं हो पाई है। तीसरा एक और पॉइंट है, शाह महमूद कुरैशी का थरपारकर के अंदर जो असर रसूख है, उसको भी लिमिट कर दिया पार्टी ने, सिर्फ थरपारकर का, यानी उसको भी, उससे भी फायदा नहीं हासिल कर पाए। अब वो पार्टी के अंदर क्यों, क्या मसाइल हैं, क्यों शाह महमूद कुरैशी को एमिनेंस नहीं दे सकते, क्यों उसको वाइस चेयरमैन तो बनाया हुआ है लेकिन उसको कोई अहमियत नहीं है, ये वो मामलात हैं जो कि पीटीआई पिछले 4-5 साल में, 6 साल में नहीं हल कर पाई। और ये जाहिर है कि उनकी इलेक्टोरल जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से शो करेगी। गरीदा साहबा, वक्त कम है, आपका भी पॉइंट चाहूँगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए सिंध में कोई आज की मुश्किलात नहीं है, ये हमेशा से मुश्किलात हैं। अब जब एमक्यूएम का 2018 के बाद से पाबंदी लगी थी और जो भी तकरीर के मामलात हुए थे, और उससे पहले भी बल्कि मैं कहूँगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कराची में, आपको याद होगा कि जो खौफ की दीवारें तोड़नी है, अल्ताफ हुसैन को टारगेट करते थे, एमक्यूएम को टारगेट करते थे। सो पीटीआई ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस बनाई थी, क्योंकि कराची में और खासतौर पर सिंध के जो अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे एमक्यूएम की मौजूदगी होती थी, और कराची में भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत चूंकि डिलीवर नहीं कर पा रही थी, बावजूद इसके कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो मेयर था वो एमक्यूएम का था, लेकिन फंड्स वगैरह देने के मामलात में पीपल्स पार्टी की तरफ से रुकावटें आ रही थी और पीपल्स पार्टी की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से कराची को निगलेक्ट किया जा रहा था। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए स्पेस एक बहुत जबरदस्त डेवलप हुई थी। अब 2018 के इलेक्शन में 14 एमएनएज आपको कराची जैसा बड़ा शहर अगर दे देता है, तो ये तो आपकी लॉटरी निकल आती है, ये तो आपकी सोने की चिड़िया आपके हाथ में आ जाती है। बट उसके बाद हमने देखा कि कराची ने जहां पर एतमाद किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, वज़ीर आज़म इमरान खान पे, यहाँ तक के खान साहब की अपनी सीट जो है वो कराची से निकली, जिसको उन्होंने फिर छोड़ दिया। 5 सीटें उन्होंने जीती थी अपनी इलेक्शन में, जहां 5 से वो खड़े हुए थे, 5 की 5 में जीत गए थे, कराची वाले भी जीत गए थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि 2018 के छूने के बाद ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर डिविजन्स बहुत ज्यादा, दरारें बहुत ज्यादा, इंटरनल पॉलिटिक्स वहां पर बहुत ज्यादा, फैसल वाडा की अपनी पॉलिटिक्स है, अली जैदी की अपनी पॉलिटिक्स है, बाकी लोगों की अपनी पॉलिटिक्स है, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, फला बंदा मेरा फेवरेट है उसको फला ओहदे पे लगा दो, नहीं फला उसका फेवरेट है उसको ओहदे से नीचे हटा दो। तबाह हो चुका है, आप समझती है? मैं कहूंगी मुकम्मल तबाह नहीं हुआ है, इसको मैं नहीं की ऑप्शन लूंगी, नहीं। लेकिन कम से कम ये है कि फॉल्ट लाइंस इतनी गहरी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सिंध में अपने तंजीमी ढांचे को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने में बहुत मुश्किल होगी। और ये बल्दियाती इलेक्शन में आपको इसका नतीजा नजर आएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगेंस्ट, मनफी, और जनरल इलेक्शन में भी। आपका पॉइंट आया। गरीदा फारूकी साहिबा, सज्जाद मीर साहब और शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।